इंडिया भारत चाइना रिलेशन लिखिए, हेडिंग डालिए। क्वेश्चन भी करा देते। किसका? भारत रूस। आज क्वेश्चन दे देंगे, आज जाते समय क्वेश्चन इसका दे देंगे, ठीक है। हम दे देंगे, लिख के लाइएगा, फिर समझाएंगे। हाँ, कल जो दिए पीडीएफ उसको पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, तो 5 पेज तो था ही, फिर कितना? 10 पेज था। भारत रसिया वाला ज्यादा होगा, भारत रसिया वाला ज्यादा है। रसिया यूक्रेन और भारत वाला तो 2 ही पेज है, यानी नहीं पढ़े थे। तो फिर काहे बोलते हैं? बोलिएगा तब ना, जब आप पढ़िएगा। आप एक बार पढ़िए, फिर हम समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो हम तो बोले थे कि पढ़िएगा तो हम नहीं समझ में आएगा तो समझाएंगे। शब्द तो अलग चीज है, कंसेप्ट ओवरऑल समझ में आया ना? क्या है, रक्षा क्षेत्र में क्या हुआ, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, ट्रेड में क्या हुआ, बस इतना ही तो है। उसमें एमओयू में है क्या, रहता ही क्या है? मेन तो है रिलेशनशिप, कोऑपरेशन को समझना। लेकिन आप पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छे से हमसे पूछ पाइएगा, नहीं तो नहीं पूछ पाइएगा। शब्द तो आप भी खो सकते हैं, कंसेप्ट में दिक्कत है तो बताइए। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है ना। लीजिए, कल से तो फेक न्यूज इतना वायरल हो रहा है, पता नहीं कौन ये काम करते हैं यार। ये बहुत प्रॉपर एकदम ईमानदारी से करते हैं मतलब इतना ईमानदारी से पढ़ाई कर लें तो ज्यादा बेहतर हो, जितना अच्छा से फेक न्यूज फैलाने में करते हैं। कल तो गजब हो गया, 1-2 न्यूज फैले तो ठीक है, 3-3 4-4 न्यूज फेक न्यूज वायरल हो रहा है। हाँ, वो तो फेक है, वो तो फेक है ही, वो तो पता ही अक्टूबर में आया हुआ न्यूज था। हाँ, वो तो हम भी डिस्कशन किए थे। बड़ा बात देखिए कि इतना बड़ा पेपर एक बार भी रिसर्च नहीं करता है कि कौन सा न्यूज ऑथेंटिक है और कौन सा न्यूज ऑथेंटिक नहीं है। यही दिक्कत है। बीपीएससी तो जहां नोटिस पे नोटिस निकाल रहा था, उसके बदले एक और नोटिस इधर से निकल रहा है। बीपीएससी कितना देगा? हर संस्थान का एक लिमिटेशन होता है ना। चलिए, भारत और चाइना संबंध को समझने से पहले इसको समझना काफी जरूरी है। क्योंकि बिना मैप के आप कुछ समझ ही नहीं सकते हैं। आपको पता है कि भारत और चाइना का बाउंड्री कितने राज्यों से हमारा लगता है? कौन कौन राज्य से लगता है? कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लद्दाख है, 3 तो इधर ही हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम का इलाका हो गया। तो इतना तो है। ये इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि जहां जहां हमारा इलाका है वहां वहां डिस्प्यूट भी है। और भारत चाइना बाउंड्री को आप देखिएगा तो लगभग लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास हमारा बाउंड्री बैठता है दोनों देशों के मध्य। जहां बाउंड्री है वहां डिस्प्यूट है। जैसे आप गोतिया में देखते होंगे, देखिए बहुत आसान है कन्फ्लिक्ट को समझना, विवाद को समझना। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि हम अपने घर के बगल वाला के साथ भी वही करते हैं जो चाइना और इंडिया करता है। मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है चाइना, कहता भैया वो तुम्हारा रेखा है, हमारा रेखा नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट का क्षेत्र जब बांटने का प्रयास कीजिएगा भारत और चाइना के मध्य, तो 3 जोन में बढ़ता है जहां कन्फ्लिक्ट है। 3 एरिया में हम लोग डिवाइड करते हैं। इसी को यहाँ पर बताया गया है। इस मैप के को थोड़ा सा समझिएगा तो ये इलाका अब आपका लद्दाख रीजन पड़ रहा है, ठीक है।
ये इलाका आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन पड़ रहा है, ठीक है। ये रीजन आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश रीजन पड़ रहा है, ठीक है। इस रीजन को, जो लद्दाख का रीजन है, उसको वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, पश्चिमी भाग कहते हैं। इसको सेंट्रल सेक्टर कहते हैं। इसमें 1517 किलोमीटर का बाउंड्री है। ये सारा सुनते जाइएगा। ऐसा नहीं कि मैप आप नहीं देखे होंगे या नहीं देखेंगे, देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन समझने का तरीका है कैसे आप समझते हैं। तो 3 एरिया में हम लोग बांटे। पहला है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा सेंट्रल सेक्टर और तीसरा है ईस्टर्न सेक्टर, जहां हम भारत और चाइना विवाद को समझ सकते हैं। आप इसको लिखते चले तो ज्यादा बेहतर है। लिखिए लिखिए सर, लिखते जाइए। मैप भी बना लीजिए हल्का हल्का, जैसे भी बना सकते हैं, लिखते जाइए, क्योंकि बाद में जाके फिर आपको पता नहीं चलेगा तो फिर कहिएगा सर समझाए पता नहीं चला क्या पढ़ा है। सारा लिखते जाइए। हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते चलता था, हम लिखते चलते थे। उनका हर भाषा मतलब कीवर्ड्स में, आप लोग को भी कीवर्ड्स में लिखते चलते रहना चाहिए, चाहे हम बोले चाहे नहीं बोले। और ऐसा नहीं है कि ध्यान हटता है। कीवर्ड्स लिखने मतलब है कि आंख ऊपर भी है तब भी हाथ चल रहा है। कीवर्ड्स उसको कहते हैं। देखिए यहां पर एक और बात समझिए कि चाइना के साथ यहाँ पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, यहाँ नेपाल भी है, यहाँ भूटान भी है, ठीक है। ये बांग्लादेश और म्यांमार थोड़ा सा इधर चल जाएगा, ठीक है। क्या म्यांमार चाइना से बाउंड्री बनाता है? नहीं बनाता है। ऊपर में म्यांमार कहाँ है? इधर साइड है। और इधर से चाइना आता है नहीं आता है? आता होगा। तब तो वर्ल्ड मैप पढ़ाना पड़ेगा। ये हमको नहीं पता है, ये तो आपको पता होगा। ज्यादा आ रहा है क्या? अच्छा ये उजला है ना, इसको अच्छा देखो। चलिए अब आते हैं आगे। ये अब आप सिर्फ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। डायग्राम बनाना कितना आसान है। आप पूरा भारत मत बनाइए, आप बस ऐसे ऐसे कीजिए, ये एरिया ड्रा कीजिए, यहाँ जाके ऐसे कीजिए और ये एरिया दिखा दीजिए, ये एरिया दिखा दीजिए, एरिया दिखा दीजिए, हो गया। ड्रा मतलब क्या, मानक के आधार पर ड्रा होता है कभी मैप। भारत का मैप इतना आसान है, लेकिन ड्रा करना उतना ही मुश्किल काम है। कहाँ? तो ये दिखा दिया ना, तीसरा भाग में, ईस्टर्न भाग में आ गया ना। कहाँ? डोकलाम पड़ता है भूटान रीजन में, जिसको संरक्षण देता है भारत। भूटान और चाइना के बीच डोकलाम में आप पढ़े नहीं थे? भूटान का संरक्षण करता देश हम है ना। और एक बात समझिए, भूटान के पास पहुंच गया यानी भारत के पास पहुंच गया, फिर ये रीजन जो चिकन नेक है हमारा, वो गड़बड़ होने लगेगा। मुर्गी का गला कट जाएगा तो मुर्गी बचेगा? नहीं बचेगा। तो इसलिए मुर्गी बचाने, सॉरी, चिकन नेक बचाने के चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। हाँ नहीं, गर्दन बचाने में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी का हमारा, ये चिकन नेक समझते हैं ना, वो जो छोटा सा एरिया जाता है। हाँ ठीक है, आप लोग समझदार तो हैं। ये हाँ अच्छा, ऊपर ऊपर छोटा सा लग सकता है, छोटा सा एरिया जो है तिब्बत के होते हुए ना, तिब्बत वाला एरिया। लेकिन ये तो काल्पनिक बात है ना जो आप बोले, ये तो बोले जो काल्पनिक बात है। पीओए के एरिया हम छीन सकते हैं। अगर देखिए एक बात समझिए, हाँ अगर छीन लेंगे तो फिर चाइना के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा पाकिस्तान का। ये फिर इस मार्ग को खोलना चाहेगा, ऊपर वाले को। लेकिन ऐसे अभी ये स्वतंत्र एरिया है। और ये देखिए पीओके का एरिया छीनना, और देखिए परमाणु संपन्न राष्ट्र, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल, वो संभव ही नहीं कि भारत वहां घुस जाए और जो बोल रहे हैं नेता वो कर दे, वो संभव है? नहीं संभव।
बहुत मुश्किल है, संभव असंभव तो कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है। चलिए यहाँ आते हैं, अब इस रीजन को समझिए। भारत और चाइना रिलेशन को पहले बाउंड्री वाइज समझिए। हमारा बाउंड्री देखिए, ये अक्साई चीन का एरिया है और अक्साई चीन के एरिया पे किसका आधिपत्य है? चाइना का आधिपत्य है। यहीं पर आप आ जाइएगा, थोड़ा नीचे आइएगा तो ये एरिया छोटा छोटा जो लाल लाल कलर दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया को चाइना अपना एरिया बताने में तुला हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइएगा तो अरुणाचल प्रदेश के पूरा ही क्षेत्र को अपना एरिया बताने में लगा हुआ है। अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों का नाम परिवर्तित कर दिया चाइना। तो भारत ने कहा है तो बड़ा हास्यास्पद है मेरे पास चेंज वो कर रहे हैं। खैर वो तो कुछ कर सकते हैं, वो तो सोवरेन कंट्री है, लेकिन हमारे पास जो क्षेत्र है हम ही ना नाम परिवर्तित करेंगे। तो भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट के नाम पर ये सारा भूखंड है जो दिखाई आपको सुनाई पड़ता है। अच्छा, इसका रणनीतिक महत्व कुछ अलग है। इसका रणनीतिक महत्व अलग है क्योंकि ये एरिया जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान के बीच भारत को एक ऐसा पॉइंट देता है जहां से भारत दोनों को साध सकता है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए सियाचिन का इलाका दुनिया का सबसे मुश्किल सैन्य अड्डा माना जाता है, जहां ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, महंगा, तो जहां मुश्किल है वहां महंगा रहेगा, जहां मुश्किल है वहां महंगा रहेगा। तो ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का जोन है जो भारत और चाइना के मध्य दिखाई देता है, जहां पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर है क्योंकि पाकिस्तान ने ये छोटा सा एरिया चाइना को गिफ्ट में दे दिया कि भैया आप हमारा संरक्षण करिएगा तो हम आपको एरिया देते हैं जहां भारत से हमारी सुरक्षा कर सके। तो उस एरिया पर भी चाइना का आधिपत्य है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैप है जहां हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, अब आते हैं एक और रीजन पर। देखिए ये बहुत अच्छे से बता दिया है कि कौन कौन सा एरिया डिस्प्यूटेड है, कहां भारत अपना अधिकार मांगता है। तो शुरू से देखते जाते हैं, आपको पता चलते चला जाएगा। खैर अब इसको तो आप लद्दाख रीजन नहीं में दिया, ये पहले का है फिगर, कोई बात नहीं। ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन यानी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है, लेकिन रखा कौन है? पाकिस्तान रखा है। ये एरिया जो पीओके एरिया है पाकिस्तान में है ना, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं। फिर ये एरिया देखिए हेल्ड बाई चाइना, क्लेम्ड बाई इंडिया, दूसरा एरिया हो गया। ये देखिए छोटा सा जो इलाका पाकिस्तान दिया, एरिया सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना, क्लेम्ड बाई इंडिया। यही एरिया है जो पाकिस्तान चाइना को दिया है और बोला कि भैया हमारा देखरेख करते रहना। नीचे आ जाइए, यहाँ ये डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड बॉर्डर, और ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश रीजन है, मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर। मैकमोहन लाइन को चाइना मानता ही नहीं है, और जब लाइन मैकमोहन रेखा नहीं मानता है तो एरिया को भी जो भारत का अंग माना जा रहा है उसको नहीं मानेगा, तो यहाँ भी डिस्प्यूट होता है। अगर भारत मान लीजिए एक सेकंड के लिए अरुणाचल प्रदेश उनको दे भी देता है तो क्या आगे जाके वो असम डिमांड नहीं कर सकता है? तो वो तो चाइनीज पॉलिसी है, वो तो चाइनीज पॉलिसी है जिसके आधार पर वो काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत और चाइना रिलेशन को समझने के पहले भारत और चाइना के बाउंड्री लाइन को समझना काफी जरूरी है। और आपका चाइना भारत रिलेशन 1-2 क्लास नहीं चलेगा, हो सकता है 3-4 क्लास चल जाए, क्योंकि ये रिलेशन काफी मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आर्थिक आप रिलेशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिलेशन पढ़ेंगे, आर्थिक संबंध पढ़ेंगे तो वो भी एक क्लास चला जाएगा। आप जब सामरिक पढ़ेंगे तो वो भी एक क्लास चला जाएगा। कैसे वाटर बम की बात किया जा रहा है, अब वाटर बम की बात किया जा रहा है, कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति का पालन किया जा रहा है। एक और पॉलिसी है जिसका पालन चाइना बहुत पहले से करता आ रहा था, लेकिन हाल ही के दिनों में यह बढ़ा है, और वो सलाम पॉलिसी है। कौन सा पॉलिसी है ये ध्यान में नहीं आ रहा है, दिख नहीं पाए। हाँ, उस पॉलिसी का भी पालन कर रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, चेक पॉइंट बनाता है। अब आएंगे बाद में। ये यहां तक समझ गए, यहां तक लिख लिए या नहीं लिखे, ये देखिए, फिर भारत चाइना रिलेशन को समझेंगे। ये बना दिया डिस्प्यूटेड एरिया, घेर दिए, ये एरिया घेर दिए कि चाइना को किसने दिया है? पाकिस्तान ने। और क्लेम कौन कर रहा है? भारत। ठीक है,
फाइव फिंगर का बात किया जाता है, सुने हैं कभी? फाइव फिंगर में कौन कौन देश शामिल हैं? सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है लेकिन तभी उसको, हाँ लिख लीजिए, लद्दाख आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, भूटान आ जाएगा। देखिए फाइव फिंगर पॉइंट जो चाइना बोलता है, तो ये हथेली कौन हो गया? तिब्बत हो गया। ये कौन हो गया? तिब्बत। हाथ का चित्र बना दीजिए, हाथ का चित्र, अंगुली ऐसे रखा हुआ बनाइए, अपने अंगुली को ऐसे रखिए और ऐसे 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 ड्रा कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा आराम से। रुक जाओ पहले बना लेने दो। तो बना ली, कैसा बनाई है देखो ना, नहीं फाइव फिंगर बनाओ। फाइव फिंगर कैसे बनता है? हाथ कैसे रख लिए, बचपन में नहीं बनाते थे? बनाते थे बचपन में। थोड़ा बड़ा बड़ा फिंगर बनाओ। बउआ क्या है, हाथ बना रही है। जिसको कॉपी से प्यार रहेगा ना, वो छोटे छोटे उंगली बनाएगा कि हमारे एक के पेज में 5 फिंगर बन जाए। कोई बात नहीं, चलिए बीच में देखिए, तलहथी में रख दीजिए तिब्बत, बीच में रख दीजिए तिब्बत, फिर लिखिए साइड से लद्दाख। दिशा का ज्ञान है ना, लद्दाख ऊपर होगा। फिर नेपाल, नेपाल किधर है? नेपाल इधर है। ऐसे उंगली करोगी, ये लद्दाख हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा, ये भूटान हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा और ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हो जाएगा ना? फाइव फिंगर बोल रहे हैं, राज्य कहाँ बोल रहे हैं, देश कहाँ बोल रहे हैं, हम फाइव फिंगर बोल रहे हैं। चाइना का फाइव फिंगर पॉलिसी में बीच में आ गया तिब्बत, फिर लद्दाख आ गया, नेपाल आ गया, सिक्किम आ गया, भूटान आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया। फाइव फिंगर। हम तो चाइना के बारे में बोल रहे हैं ना। वो बोलता है, वो तो पूरे विश्व पर दावा करता है कि रेशम मार्ग हमारा यूरोप तक गया है, तो यूरोप तक हो जाएगा। वो बोलता है, फाइव फिंगर पॉइंट की बात करता है वो। नेपाल में एग्रेशन नहीं करता है। नहीं करेगा। नेपाल को जीत के ही क्या फायदा है? पहाड़ थोड़ी ही, पहाड़ उसके पास बहुत है। बात यह है ना कि देखिए भारत बड़ा, अच्छा उस पर बाद में आएंगे, जब हम आएंगे ना डिस्प्यूटेड में। एग्रेशन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो हम लोग एग्रेशन समझते हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आजकल हमारे एक वकील साहब है, अभिजीत आनंद जी, उनको बोलने से फुर्सत नहीं मिलता। कल हाई कोर्ट में अपने जजमेंट को दुनिया का सबसे बेस्ट जजमेंट बता रहे थे, और जब सुन रहे थे तब जज सुन ही नहीं रहा है उनका बात, वो बोलते जा रहे हैं। तो एग्रेशन इसको भी कहा जाता है, ठीक है। कहीं हमारा बात सुन लेना नहीं तो 500 करोड़ का मेरे पर ही मान हानि न ठोक दें। अभी ठोके ना 500 करोड़ का। अच्छा आप लोग नहीं परिचित हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आसाम में उन आते हैं यहाँ पे, समझ गए? यहाँ से आगे बढ़े, अब आते हैं यहाँ पे। अब भारत चीन संबंधों की बात देखिए। पहले संबंध को समझने के पहले स्थिति को समझिए। अगर हम पास रहेंगे तो लड़ाई ज्यादा करेंगे, या दूर रहेंगे तब लड़ाई ज्यादा करेंगे? पास रहेंगे तब लड़ाई करेंगे। कुछ भी हुआ, वो अगर फूले फेंक दिया तब फूल काहे फेंका, गलती से कुछ कचरा आ गया तो कचरा काहे फेंका। पड़ोसी में लड़ाई झूठ मूठ का ज्यादा होता है। कुछ वो बात कर रहा है कि भाई जानते हो वो तो बहुत बड़ा चुगलखोर है बगल में, हम चुगलखोर कैसे हो गए, ये हो गया। वो गांव में खूब लड़ाई सुनिएगा ऐसा। हाँ भाई बहन तो अलग रिलेशन है। भारत चीन संबंध, तो चीन भी हमारा पड़ोसी है, तो हम दोनों में नोक झोंक चलता रहता है। नोक झोंक को मतलब होता है कि भाई बहन वाला रिश्ता, पति पत्नी वाला रिश्ता, ये नोक झोंक का रिश्ता है। तो ये नोक झोंक हमेशा चलता रहता है। कभी वो हमारे पास आ जाते हैं, कभी हम उनके पास आ जाते हैं, कभी हम उनको मारते हैं तो कभी वो हमको मारते हैं। लेकिन गोलियों की बौछार अभी तक 2 ही बार देखने को मिलता है। समानता स्थिति शांति रहता है, ठीक है। खैर, तो भारत और चीन के संबंधों को समझने के पहले ऐतिहासिक रूप से हमारे संबंध कैसे रहे हैं हल्का सा, खास करके स्वतंत्रता के उपरांत की बात हो रही है। तो भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, और चीन स्वतंत्र होता है 1948 की 49
49 है, मे बी 49 में। हाँ, केमितांग की सरकार को गिरा करके, केमितांग की सरकार को गिरा। 48 में लगने लगा, 49 में आके क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। केमितांग की सरकार को हटा करके साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। कम्युनलिज्म, साम्यवादी का क्या है? कम्युनलिज्म। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया का पहला देश है जो चीन को मान्यता देता है। बिल्कुल। चलिए, अब ये बात समझिए कि जहां तिब्बत की बात होती है, तिब्बत को भी चीन का अंग मानने वाला पहला देश भारत ही है। चीन की सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश भारत ही है। और वो दुनिया का पहला देश शायद भारत बना जिसने चीन जैसे देश के साथ पंचशील समझौता किया। लेकिन कहते हैं ना, एक कहानी बड़ा प्रचलित है कि एक व्यक्ति जो शायद अरब देश का है, वो एक अजगर को पालता है और अजगर को बहुत प्यार करता है। बहुत अच्छा से अजगर आगे बढ़ भी रहा है, दोनों का दोस्ती भी बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों से अजगर भूखा है और अजगर का मालिक उसके साथ बहुत प्यार से सो रहा है, बहुत उसको प्यार कर रहा है कि खा लो खा लो खा लो, तब भी वो नहीं खाता है। तो मालिक परेशान हो जाता है। मालिक परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है अजगर को लेकर, कहता है कि देखिए ना, मेरा अजगर तो खा ही नहीं रहा है, ये कैसे खाएगा। तो डॉक्टर उसका परीक्षण करता है और चूंकि सांप का डॉक्टर है तो उसको तो पता ही है सांप का मेंटेलिटी क्या होता है। वो दूसरा नहीं समझे लेकिन वो तो समझ जाता है। वो उसके मालिक को उसके पास बुलाता है और कहता है कि आपका सांप भूखा इसलिए नहीं है क्योंकि वह बीमार है, बल्कि भूखा इसलिए है ताकि आपको खा सके। वो अपने शरीर, अपने भूख को इतना बढ़ा रहा है कि आपको निगल जाए और पचा भी पाए। तो सांप पालोगे तो डंक ही मारेगा, आपको सुख नहीं देगा। ये कहावत प्रचलन में है हमारे यहाँ। और डसता है। ओके, देखिए, अब कुछ बुद्धिजीवी हमारे यहाँ इतना अच्छे हैं कि उनको खाली आलोचना दिखता है ना। तो ये कहानी चाइना के साथ सबसे ज्यादा फिट बैठता है। चाइना जिसके साथ भी दोस्ती किया है वो अल्पकालिक दोस्ती रहा है, वो दीर्घकालिक नहीं रहा है। चाहे वो श्रीलंका के मध्य हो, चाहे वो पाकिस्तान से किया हो, चाहे किसी अन्य देश से किया हो। बेचारा श्रीलंका को तो देता है, ब्लैंक चेक पॉलिसी का पालन करता है। ब्लैंक चेक पॉलिसी क्या होता है कि पाकिस्तान श्रीलंका को कहता है वो कितना पैसा चाहिए, लो चेक लो। पहले होता था ना, वो विलेन एक्टर के पास जाता था, बेटी को छोड़ने के लिए ब्लैंक चेक देता था, इसमें जितना भरना है भर लो। वही हालत, वही पॉलिसी चाइना अपनाता है। सीरियसली है, वही पॉलिसी है चाइना का, ब्लैंक चेक पॉलिसी जिसको कहते हैं, जिसमें कोई देश कितना भरना चाहता है भर ले और बाकी उसको उपयोग का वहां मौका दिया जाए। श्रीलंका को वही मौका दिया, कम ब्याज पर पैसा दिया, लेकिन अगर 5,000 करोड़ देगा तो उसका 2% भी और 1% या 0.5% भी लगेगा तो कितना पैसा होगा। और अगर हम नहीं दे पा रहे तो कर्ज तो बढ़ते चले जाएगा। तो हम उसका एक बंदरगाह अपने कब्जा में कर लिए। तो चाइना का पॉलिसी यही पाकिस्तान के साथ उसने किया है। लेकिन जानता है पाकिस्तान एक फ्यूचरिस्टिक फ्रेंड है और इसके पास परमाणु बम है, तो कभी भी हेल्प कर सकता है, तो इसलिए उसको झेल रहा है। नहीं तो पाकिस्तान को भी कब का साइडलाइन लगा दिया जाता। भारत भी यही मनोदशा के साथ चाइना के साथ दोस्ती निभाया और रिलेशनशिप 1954 से 57 तक। चलिए, भारत चाइना संबंध को 3 फेज में बांटते हैं।
पहला फेज है 1954 से 1957 तक, फर्स्ट फेज। इसी फेज में हिंदी चीनी भाई भाई कॉन्सेप्ट आता है। हिंदी चीनी भाई भाई का कॉन्सेप्ट आता है। ब्रदरहुड थ्योरी, इसको भारत और चाइना के संबंधों का प्रमोद काल भी कहा जाता है। प्रमोद हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है, प्रमोद काल। प्रमोद काल मतलब क्या होता है? सुखद, हाँ बहुत अच्छा, सुखद समय, चाइना और भारत के लिए सुखद समय, हैप्पी पीरियड। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसी बीच हम लोग पंचशील समझौता करते हैं, इसी बीच व्यापार या आर्थिक विकास होता है, हाँ यूएनएससी की बात होता है, सपोर्ट करता है भारत चाइना का। तिब्बत को इसका पूर्ण अंग मान लिया जाता है और भारत यहाँ हर, आपका पेन लीजिए, उनको पेन बढ़ा, आप ही का है ना? आपका छूट गया था, आपका तो खून 2 मिनट सूख गया होगा नहीं? रुपेश बाह्य रूप से मैच्योर दिखते हैं, आंतरिक रूप से अभी बच्चा है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। सुशील कहाँ गायब हैं? पता है आपको? देखिए उनको पता है, उनका मुस्कान बता दिया, पता है। खैर चलिए, ये समझे ये बात को। हम लोग प्रमोद काल या हैप्पी पीरियड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत और चाइना के बीच संबंधों का प्रसार हो रहा है। वो कह रहे हैं हाँ बहन जानती हो कल आंधी आया था, हाँ बहन आया था आंधी। ये वाला पीरियड जो होता है वो दोस्ती और मतलब मित्रता का सबसे अच्छा काल माना जाता है। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि चाइना को जहां जरूरत पड़ रहा था वहां भारत उसके सपोर्ट में खड़ा था, और उसका एग्जाम्पल भी दे दिए। तो सिर्फ बात नहीं कहना है, बात के साथ साथ प्रामाणिकता भी देना है। फिर आता है 1957 से 78 का काल, दूसरा समय काल, टकराव और तनाव का काल। इस इरा को क्या कहते हैं? से 57 के दौरान आर्थिक संबंध बनता है भारत। हाँ, हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई संबंधों का विस्तार आर्थिक भी होता है। टकराव और तनाव का काल, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इरा, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इरा। अब देखिए लड़ाई कब होता है? तो दो के बीच जब तीसरा को लाया जाता है तब टकराव होता है और तनाव होता है। पहला टकराव का कारण वो था तिब्बत का इशू। जब भारत ने तिब्बतियों को प्रवास का यहाँ मौका दिया, भारत में धर्मशाला में जो रुकवाया, उससे चीन खौफ ज्यादा हो गया भारत से। दूसरा बात, भारत के पड़ोसी मुल्कों को, पड़ोसी देशों को अपनी तरफ करने का प्रयास चीन द्वारा किया जाना।
फिर भारत चीन युद्ध का समय कब हुआ? 1962 हुआ नहीं 2। और एक बात और आया जहां भारत को क्या नहीं कन्फ्लिक्ट हुआ। और ये कन्फ्लिक्ट तिब्बती मुद्दे पर हुआ, पड़ोसी के मुद्दे पर हुआ। और एक और भारत बांग्लादेश युद्ध के समय चीन द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट की सहायता। देखिए ना इराक कौन सा लिखा हुआ है, 78 तक लिखा हुआ है ना। और भी कई सारे छोटे मोटे बात आए, लेकिन मुख्यतः ये बातें रहीं जो टकराव और समस्या। इसी बीच सीमा विवाद भी यहीं पर आने लगा। सीमा विवाद, हाँ बांग्लादेश युद्ध, बांग्लादेश युद्ध कहते हैं। भारत पाक युद्ध नहीं बोला जाता, भारत तो बाद में शामिल हुआ ना, बाद में जाके। हाँ तब नहीं, तो इसको बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि पाक से हम डायरेक्ट युद्ध नहीं किए, हम बांग्लादेश के बुलावे पर गए। तिब्बत का मुद्दा समझते हैं ना। तिब्बत में तिब्बतियों को निकाला गया, उनका उसको कहते हैं नरबली टाइप का, उसको कहते हैं, उसका एक टर्म है बहुत अच्छा, नरसंहार। उस पर कब्जा किया तो उसको जो हुआ तो भाग गया। विरोध नहीं हुआ, तिब्बत के बोला जाता है कि 1/4 हिस्से को खत्म कर दिया गया और चाइना वहां अपने लोगों को बसाने लगा। प्लस इनके धर्म गुरु जो दलाई लामा जिनको आप बोलते हैं, उनका भी अधिकार छीनने के फिराक में लगा हुआ था और उनका भी शक्ति अपने अनुरूप प्रयोग में लाना चाहता था। और वही कारण था कि तिब्बती धर्मगुरु अपने शिष्यों के साथ भारत से शरण मांगे। भारत को अगर उस समय शरण नहीं देता तो शायद चाइना के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। चाइना उसी समय से गुस्सा में था और वो गुस्सा 1962 में दिखाई देता है। जवाहरलाल नेहरू को बहुत धक्का लगा, भैया जो हम लोग एकदम दोस्त की तरह थे, यार की तरह थे, ऐसा कैसे हो गया। और इस जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के कारण एक ये भी माना जाता है कितना आघात लगा कि वो तो बहुत परेशान हो गया चाइना की नीतियों को देखकर। जैसे अभी मोदी जी दिन भर ट्रम्प कर रहे हैं, ट्रम्प बुलाए नहीं, तो कैसा लग रहा होगा, अंदर से बुरा लग रहा होगा। समझौता हुआ तो चीन सोच लिया कि अब तो हम तिब्बत पर हमला करके भारत करेगा नहीं। अब भारत ने नहीं किया भी नहीं, लेकिन जो प्रवास जो लोग आए निर्वासित होकर, उनको देखिए ये पॉलिसी भारत का रहा। चीन के देखकर भी भारत ने ये काम किया, क्योंकि चीन जिस तरह का व्यवहार कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, हमने उसके लिए क्या नहीं किया। लेकिन चाइना का जो स्वरूप था, जो नीतियां था, वो भारत को प्रभावित नहीं कर रहा था, बल्कि नकारात्मकता की ओर ले जाता। तो भारत ने भी एक रोल अदा किया आपको प्रेशराइज करने के लिए। इसलिए एक मूवी आया रॉक स्टार, देखे रणबीर कपूर का, उसमें एक गाना था जिसमें फ्रीडम और तिब्बत की बात किया गया था। एक पोस्टर था जिसको बफरिंग कर दिया गया था। तो ये मुद्दा रहा है भारत में। हालांकि भारत इस मुद्दे को बढ़ावा देना नहीं चाहता है, क्योंकि भारत और चाइना के रिलेशन फिर से खराब हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के मुद्दों से दूर रखता है भारत खुद को। ठीक है, तो ये है 57। अब आते हैं 78 से 2024 तक का काल। अगला जो इरा है 1978 से 2024 तक का काल। पहली बात आपको याद होगा एलपीजी पॉलिसी को लेकर, याद है? चाइना ने इसी समय अडॉप्ट किया, और हमने कब अडॉप्ट किया? 1991 में। बाजार को खोलने की बात चाइना यहाँ से शुरू कर देता है, तो चाइना का विस्तार होना शुरू। अभी तक जो क्लोज इकोनॉमी की तरह चाइना काम कर रहा है, ओपन इकोनॉमी की तरह वर्क करना
शुरू कर दिया। तो भारत भी यही काम किया, लेकिन वो समय काल थोड़ा लेट था, 1991 में किए जाके हम। तो चाइना एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा था और इस परिवर्तन में भारत के साथ भी संबंधों का विस्तार देना चाइना चाहा और यहीं से संबंध विस्तार भी हुआ। कैसे कैसे हुआ तो एक क्रम लिख लीजिए, फिर बारी बारी से बता देंगे, ठीक है। लिख लीजिए 1978 में, 1978 में वांग विंग नान के नेतृत्व में उच्च स्तरीय मंडल भारत आया। हाँ, नाम लिख देते हैं, वांग विंग नान, वांग विंग नान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया, डेलीगेशन कम टू इंडिया। अब एक बात समझिए, संवाद का शुरुआत कहाँ किसने किया है? चाइना ने किया है। दूसरा लिखिए 1988, 1988 पीएम कौन रहते हैं? राजीव गांधी। 5 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं। 34 वर्षों बाद कोई प्रधानमंत्री का जाना होता है चाइना में। आफ्टर 34 ईयर्स राजीव गांधी 1988 में भारत के प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी। वो चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं। चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर जाते हैं, जो एक प्रधानमंत्री के रूप में 34 साल बाद ऐसा होता है। मतलब अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे, क्योंकि हमारा संविधान का निर्माण कब हुआ है? तो वही कह रहे हैं, हमारा संविधान का निर्माण कब हुआ, कब अडॉप्ट किया गया? 1950 में। फिर एक बार बेचारे नेहरू जी गए और उसके बाद कोई गए नहीं, ठीक है। अगला लिखिए 1994 में, 1994 में चीन में, 1994 में चीन में भारत महोत्सव का आयोजन होता है। भारत महोत्सव, भारत महोत्सव का आयोजन होता है। फिर 2000 में भारत के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होता है। 2000 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण। 2000 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायण के साथ 2000 में, 2000 नोट नहीं कह रहे हैं, 2000 ईस्वी कह रहे हैं। 2000 में भारत के राष्ट्रपति, हाँ, कुछ तुमको नहीं बोले, सबको समझ में नहीं आ रहा है। 2000 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायण, याद है? नहीं याद, अब तो उस समय बच्चे होंगे, पैदल ही थी। देख, KR नारायण के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुआ, बायलैटरल टॉक हुआ। एनडीए शासनकाल में, आगे लिखिए क्योंकि याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी का समय काल है। एनडीए शासनकाल में, अगला पॉइंट, एनडीए शासनकाल में देखिए, जब इस तरह के संबंधों को दिखाना होता है तो ऐसे लिखा जाता है। हाँ ठीक है, इसे जोड़ देना, हाँ ठीक। मतलब कहते हैं रिप्रेजेंटेशन का तरीका है अपना अपना। आप अपने आप को जितना अच्छा से सुंदर बना सकते हैं, वैसा ही अपने लेखन शैली को भी सुंदर बनाएं, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो एनडीए शासनकाल में संबंधों में और विस्तार हुआ। एनडीए शासनकाल में, एनडीए शासनकाल में संबंधों में और विस्तार आया। रिलेशन फर्दर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग एनडीए रूल। अगला 2007 में
2007 में पीएम कौन है? मनमोहन सिंह की चीन यात्रा होती है। अच्छा आओ, 1 2 ठीक है, आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। मनमोहन सिंह के पहले 2005 में चीन के प्रधानमंत्री आते हैं। 2005 में चीन के प्रधानमंत्री जियाबाओ, वेन जियाबाओ नाम है इनका। 2005 में वेन जियाबाओ का भारत आगमन होता है। भारत आगमन होता है। - 2004 में सिक्किम को भारत का अंग मान लेता है। थोड़ा सा सीक्वेंस बिगड़ गया। 2004 में सिक्किम को भारत का अंग मान लिया गया। दो 2004 में सिक्किम को भारत का अंग मान लिया। किसने? चाइना ने। हाँ, लेकिन मान लिया। और जैसे तिब्बत को भारत माना, लेकिन जब भी होता है दुख की स्थिति तब वो उंगली याद आता है ना, बस वही बात। अब देखिए इसी क्रम में भारत ने बैन भी लगाया टिकटॉक और उनके सबसे बड़े मोबाइल ब्रांड हुआई पर। भारत ने फिर उनके 5 भारत ने फिर आर्थिक और डिजिटल प्रतिबंध भी लगाया। शी जिनपिंग नहीं, उनके पहले दूसरे राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। क्या नाम था उनका? बड़ा अच्छा नाम था, सबसे ताकतवर नेता थे। हाँ, शी जिनपिंग भी आए थे भारत। ठीक है, शी जिनपिंग के पहले भी चाइना के एक राष्ट्रपति हैं जो इनके पहले वाले थे, वो भी भारत आए थे। नाम उनका नहीं याद आ रहा, ये भी लिख दीजिए शी जिनपिंग का भारत आगमन 2019 में हुआ ना, साबरमती के तट पर डोकलाम वाला उसी समय चल रहा था। यही तो सीखे चाइना से हम लोग, एक तरफ विवाद भी और एक तरफ संवाद भी। संवाद और विवाद का अनोखा समन्वय हम लोग किससे सीखे? चाइना से सीखे। माओ से तुम वहां के एक विचारक भी हैं, वहां के बड़े राजनेता भी हैं। उनका एक कथन था कि 2 कदम आगे बढ़ो और अगर कोई कुछ बोले नहीं तो उसको अपना क्षेत्र मान लो, और कोई बोले तो 1 कदम पीछे हट जाओ, तब भी तुमको फायदा कितने कदम का हुआ? 1 कदम का। और ये चाइनीज पॉलिसी हमेशा से रहा है। भैया हम पूरा क्षेत्र पर दावा ठोक देंगे और लिखेंगे 9 डैश लाइन। ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे पढ़ाए हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे उस समय 9 डैश लाइन वगैरह बात किए थे। साउथ चाइना सी याद है किसको? वो लिखवा देंगे, अभी रुक जाएगा ना, वो सारा आएगा, धीरे धीरे आएगा, वो सारा आएगा। जब हम लोग टकराव को देखेंगे ना अच्छे से, उस समय देखेंगे। 9 डैश लाइन का प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया। कृत्रिम द्वीप बनाया, और जहां कृत्रिम द्वीप मेरा रहेगा वहां से 200 नॉटिकल माइल तक मेरा इलाका रहेगा। हम लोग बचपन में जब वर्षा ऋतु होता था ना, तालाब के किनारे जाके उसका मिट्टी लेते थे और मिट्टी से घर जैसा बनाते थे। बनाइए कभी? अच्छा छोड़ो, उतना घर नहीं बनाइए तो। छठ में चूल्हा बनाई है? दीपावली में दिया तो बनवे नहीं करेगा। क्या घरौंदा? हाँ, वो भी नहीं बनाई हुई। जब वो नहीं बनाई तो कोई नहीं। अच्छा छोड़ो, तट के किनारे जाके अपना घर बनाई है? ओ नहीं, अच्छा छोड़ो, तब क्या उनसे उदाहरण दे। अच्छा दूसरे को समान को अपना समान कहिए कभी?
नहीं सर, छोड़ो, नहीं नहीं, लेकिन भारत के साथ चाइना भी वही पॉलिसी अपना रहा है, 9 डैश लाइन ना रहे तो ना रहे, मैकमोहन रेखा को भी तो नहीं मान रहे आप, बाउंड्री को भी तो नहीं मान रहे आप, जो प्योंगोंग झील है उसको भी तो नहीं मान रहे आप, उसमें से तो बाउंड्री बीच से गुजरा हुआ है, 45 किलोमीटर भारत के पास है, 90 किलोमीटर उनके पास है, लेकिन तब भी वो बाउंड्री पान करके हमारे पास चले आते हैं। आदत है कि हम आगे बढ़ेंगे, फिर विरोध होगा तो पीछे हट जाएंगे, लेकिन विरोध अगर प्रबल नहीं रहा तो उनका क्षेत्र हो जाएगा। ये पॉलिसी चाइना का रहा है, इसलिए हम इनके पॉलिसी के संदर्भ में जब बताए थे तो कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं? शार्प पॉलिसी। याद है कि भूल गए? याद। चलिए, अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, भारत और चाइना के संबंधों को आपसे पूछें कि भैया कैसा संबंध रहा है तो आप क्या बताना चाहेंगे? 5 गो व्यक्ति से पूछेंगे, सब अपना अपना सोच के रखें। भारत चाइना संबंधों को हम पूछना चाहेंगे कैसा रहा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? अच्छा नहीं रहा। इतना से काम चल जाएगा। पीछे आप आते जाते हैं, बहुत शांति से आप बैठते हैं, मुंह छुपा लेते हैं। हाँ, भारत और चाइना संबंधों को आप बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? ऐसे नहीं बताया जाता है रुपेश। भारत चाइना संबंधों को आपको से पूछे हम तो क्या बताएंगे? थोड़े तनाव और टकराव के साथ अभी भी आप मतलब सुधार की अवस्था में। विवेक देखिए, अभी तक हम ट्रेड पढ़ाए नहीं है, तो हम जितना पढ़ाए उतने से आप बताइए। वो तो समझे, लेकिन इसके आधार पर बोलिए जितना हम लोग समझे अभी तक। सार स्वरूप में आप क्या बोल सकते हैं? मतलब समरी क्या हो सकता है हम भारत चाइना संबंधों को समझें तो? मॉडरेट रिलेशन, ठीक। हाँ, इसका हम देख सकते हैं कि उसको मान्यता देने वाला भारत पर जब वो कब्जा करता है तो भारत का समर्थन करता है। लेकिन उसके पश्चात जब क्षेत्रीय संप्रभुता की बात आती है, भारत पर डायरेक्ट आक्रमण नहीं करता है, भारत का विरोध करता है, क्योंकि भारत क्षेत्रीय संप्रभुता को काफी ज्यादा महत्व देता है, मान्यता देता है। उसके बाद विवाद और टकराव उत्पन्न होता है भारत और चाइना में। परंतु आगे चलकर 1970 के बाद जब हम देखें तो ये क्षेत्रीय दृष्टिकोण से बढ़ करके एक संप्रभुता के ऊपर उठ करके आर्थिक रूप से प्रभावी हुई। इसके बाद अगर देखें तो रिश्तों का निर्धारण आर्थिक। ये वाला सेंटेंस नहीं हम पूछे हैं, आपको वहीं रोकते हैं। इधर से रक्षा, आज तुम ऐसे प्लास्टर वाला मुंह नहीं कैले है, टोपी भी हटा दी है। रिलेशनशिप को जितना हम बताए उतना समरी रूप में आपसे पूछ रहे हैं तो क्या बताएंगे? खट्टा मीठा, ठीक है। जूली, चलिए। हाँ, खुशबू। फर्स्ट फेज को देखा जाए तो उसमें चाइना का और भारत का संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण है। सेकेंड फेज में थोड़ा बहुत तनाव और टकराव की स्थिति देखी गई। तीसरा फेज जो कि 1978 से 2024 का काल है, ये अभी भारत और चाइना का रिलेशनशिप मध्य में चल रहा है। मध्य में चल रहा है, ओके। मध्य क्या होता है?
मतलब दोनों का मतलब ठीक है रिलेशन चल रहा है। अच्छा, चल आप बोलिए। संतुलित और समन्वित। संतुलित और समन्वित। समन्वित कैसे? जब हम युद्ध लड़ चुके तो समन्वित कैसे? अप डाउन तो दोनों है। ठीक है। पीछे वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं विवेक? चलिए, भारत और चीन एक सहयोगी के रूप में, नहीं पड़ोसी के रूप में, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों ही रूपों में दिखाई देते हैं। जहां सहयोग का तत्व प्रारंभिक अवस्था में दिखता है, वहीं प्रतिस्पर्धा का जो स्वरूप है वो मूलतः 1957 या 60वीं दशक में दिखाई देने लगता है। यद्यपि एक मधुर पड़ोसी के रूप में भारत ने अपने स्वस्थ नीतियों के द्वारा अपने संबंधों को हमेशा मधुर बनाए रखने का सतत प्रयास किया है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं। सहयोग भी और कन्फ्लिक्ट भी, मतलब हेल्पिंग नेचर भी और कंपटेटिवनेस भी। और जब कंपटेटिवनेस आता है तभी ना लड़ाई झगड़ा भी होता है। झगड़ा का मतलब कंपटीशन है। भाई बहन में क्यों झगड़ा होता है? भाई तुमको मिल गया इतना का मोबाइल, हमको मिल गया इतना का मोबाइल, हो गया शुरू। तुमको भेजा जा रहा दिल्ली, हमको भेजा जा रहा पटना, हो गया लड़ाई शुरू। नहीं होता है, तुम्हारे लिए इतना अच्छा कपड़ा आया है, मेरे लिए इतना कम कपड़ा आया है, हो गया लड़ाई शुरू। हाँ, तो एक आज ये देखिए, एक पड़ोसी के रूप में प्रतिस्पर्धा और मधुरता ये एक आयाम है जो निश्चित रूप से होगा अगर पड़ोसी है तो। अगर वो संबंध भाई बहन का, पति पत्नी का, इवन माँ बाप के साथ भी बच्चों का संबंध आजकल प्रतिस्पर्धा और सहयोगात्मक प्रवृत्ति का हो गया। तो एक देश के रूप में भारत और चाइना के बीच जो संबंध है उसको भी इसी अनुरूप देखा जा सकता है। तो हमसे कोई पूछ दे कि लड़ता का है, तो हम अब तनाव के कारणों को लिखेंगे और बारी बारी से सारे तनाव के कारणों पर चर्चा करने का प्रयास सतत रूप से करेंगे। तो लिख दीजिए तनाव के कारण, रीजन फॉर तनाव के कारण। पहला कारण लिख दीजिए सीमा विवाद। अभी पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बताएंगे भी नहीं, ठीक है? सब अभी तनाव के कारण खाली लिख रहे हैं हम लोग। सीमा विवाद अभी हम लोग देखेंगे कैसे सीमा विवाद हो रहा है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, यहीं से कंसेप्ट निकलता है वाटर बम का। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, हाँ वाटर बम, बढ़ाएंगे, सारे को पढ़ाएंगे। तीसरा विवाद का कारण है दलाई लामा और तिब्बत, दलाई लामा और तिब्बत। पांचवें विवाद का कारण है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड ब्लैंक चेक पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं दे जानते हैं? इतना फेमस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सॉरी मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। पर्ल्स पी, यहाँ अच्छा PRL, पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स PRLS, हाँ। और हाँ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ब्लैंक चेक पॉलिसी, हाँ ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक। चेक पॉलिसी, अगला लिख लीजिए व्यापार असंतुलन। अगला लिखिए व्यापार असंतुलन,
व्यापार असंतुलन, ट्रेड इम्बैलेंस। फिर लिख लीजिए त्रिकोणीय विवाद, त्रिकोणीय विवाद, ट्रायंगुलर डिस्प्यूट। ट्रायंगुलर डिस्प्यूट में लिख लीजिए ऐसे एक लाइन सिर्फ, नहीं भूटान तो के संरक्षक देश हम हैं। ट्रायंगुलर विवाद से हमेशा पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के फेवर में। भूटान का अस्तित्व क्या है? अगला लिख लीजिए डोकलाम विवाद, यहाँ भूटान आ गया क्योंकि ये थोड़ा सा दक्षिण और पूर्वी चीन सागर मुद्दा। आप देखे होंगे पेट्रोलियम उत्खनन के लिए भारत अपना शिप भेजा था। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर मुद्दा, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर मुद्दा। ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे उस समय पढ़ाए थे ये बात, जब वर्ल्ड मैप पढ़ा रहे थे, याद है? फिर बीआरई परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ये भी विवाद का कारण है। बीआरई परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। वो अलग है, बीआरओ वो तो अलग है, वो तो भारत का है। ये भारत चाइना के संदर्भ में बात। हाँ सीपीसी उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है ना वो। बेल्ट एंड रोड, रेशम मार्ग, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नीचे लिख लीजिए, उसी के नीचे रेशम मार्ग, सिल्क रूट, बीआरआई के नीचे ही लिख लीजिए सिल्क रूट, सिल्क रूट, रेशम मार्ग प्रसिद्ध है ना इतिहास में, रेशम मार्ग। ये तो सीरिया वाला तो हाँ एकदम पूरा यूरोप तक चला जाता था, पूरा यूरोप तक जाता था। उसी को तो चाइना ना आगे बढ़ाने के लिए इवन जर्मनी भी शामिल हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। इटली भी हो गया, इटली तो अब बाहर निकल गया, वो भी जर्मनी चाह रहा था लेकिन वो भी नहीं जा पाया क्योंकि यूरोप का और यूएसए का दबाव रहा। तो भारत और चाइना के मध्य संवाद के कई बिंदु हैं और विवाद के कई बिंदु हैं। मेन बिंदु जहां आकर दोनों रुकता है वो है आर्थिक आयाम, इकोनॉमिक, आर्थिक इकोनॉमिक डायमेंशन। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? चीन और भारत को, वो है आर्थिक आयाम। हाँ तो त्रिकोणीय श्रृंखला में चीन और भारत एक दूसरे पर आक्रमण नहीं कर रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है वो है आर्थिक आयाम। चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, अमेरिका को पछाड़ दिया फिर से, 0.1 बिलियन डॉलर से आगे है। लेकिन अब आए हैं ट्रंप महोदय जो खुद में पागल नहीं है, मतलब तरह व्यवहार जरूर करते हैं। पता नहीं यूएसए के लोग क्या हो गया, सबसे बौद्धिक मानते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुन दिए जो खुद में सनक है, जिनमें या तो ये ठीक में है या गड़बड़ में है, ये तो बाद में पता चलेगा। बोलना और करना। अच्छा एक चीज बताइए, कल उन्होंने बताया प्रवासियों को लेकर वो अपनी नीति में परिवर्तन लाएंगे, बोला ना उन्होंने। पंजाब भी यही काम कर रहा था कि प्रवासियों को, मुंबई भी यही काम करे कि प्रवासियों को रोक दे, तो क्या मुंबई चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एक और आया डेटा कि प्रवासियों को लेकर जो ट्रंप बोलते हैं उससे ज्यादा जो बाइडेन करके गए हैं। मतलब जितना पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रवासियों को उनके मूल देश में नहीं भेजे थे, उससे ज्यादा प्रवासियों को जो बाइडेन ने भेजा है। तो ऐसा कहना कि नहीं प्रवासियों को एकदम रखा ही जा रहा है, ये सही तर्क नहीं है अभी तक। लेकिन हाँ, मुद्दा जब राजनीतिक हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे आप कोई भी छोटा सा मुद्दा, शिक्षा सत्याग्रह था, कुछ 100 लोगों द्वारा शुरू किया गया, आज पूरे भारत में फैल गया। राहुल गांधी कल वीडियो डाल दिए और आज टीम उतार दिए कि नहीं भाई
कोर्ट में लड़ाई चलेगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लड़ाई चलेगा। तब तक हम लोग मेंस उन्स दे लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, तब तक लड़ाई चलेगा। धरातल पर लड़ना चाहिए था। वो भी एक लड़ाई का दो माध्यम है। लोकतंत्र हमेशा आपको इजाजत देता है शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का, लोकतंत्र में, संविधान में यह निहित है। लेकिन आप एक ऐसे रास्ता को अख्तियार कर रहे हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहेगा, तो भी एक रास्ता है। खैर, तो भारत चीन संबंधों को लेकर पहले आयाम पर हम लोग चर्चा किए। कल से इसके दूसरे डायमेंशन पर अब बारी बारी से सारे मुद्दों को हम लोग डील करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लीजिए छोटा सा, सहयोग बिंदु कहाँ, टकराव बिंदु लिख लीजिए, सहयोग बिंदु लिख लीजिए। कॉपरेशन कहाँ दिखता है भारत और चाइना में? आज रिजल्ट आने वाला है? नहीं, काहे फिर बोल रहे थे कल? कट ऑफ तो आ गया ना, लेकिन वो 4 जनवरी का है या 13 का, ये पता नहीं ना है। 4 जनवरी में कट ऑफ ज्यादा जाने का उम्मीद बन रहा है, अगर अलग अलग कट ऑफ आएगा तो। हाँ, लग तो रहा है कि अलग अलग बनेगा। अभी यही तो लेकर संदेह स्थिति है। बड़ी बात है कि बीपीएससी जिस पर नोटिस निकालना चाहिए उस पर नोटिस नहीं निकालता है, अब भ्रामक खबर पर तुरंत नोटिस निकाल रहा है। 5.33, हाँ, कैसा है नहीं पता नहीं, चल रहा कट ऑफ है। लिख लीजिए सहयोग के बिंदु। कॉपरेशन कहाँ कहाँ है? ब्रिक्स में, न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ब्रिक्स जानते हैं ना, कल वाला अगर नोट्स पढ़े होंगे तो ब्रिक्स प्लस भी, हाँ, ब्रिक्स का ही भाग है, लेकिन काम तो इधर कर रहा है ना। ब्रिक्स देशों द्वारा खोला गया बैंक, ऐसे कहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं लिख पाओगी? सहयोग का क्षेत्र, भारत और चीन के मध्य सहयोग का क्षेत्र में पहला लिखा है ब्रिक्स, प्लस भी कर सकते हैं, ब्रिक्स प्लस भी कर सकते हैं। दूसरा लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तीसरा लिखिए आर्थिक सामंजस्य, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला लिखिए इकोनॉमिक को क्या कट, हम नहीं बोले हैं आप, हम तो 90 ± 2 बोले हैं। अच्छा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इंडिया, इधर दोनों क्या लिख रही है? कहाँ से लिखेगी? सुनी नहीं तो कैसे लिखेगी? हाँ, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO संघाई सहयोग संगठन, SCO संघाई सहयोग संगठन। वैश्विक संस्थाओं में आपसी सहयोग, वैश्विक संस्थाओं में आपसी सहयोग, वैश्विक संस्थाओं जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, इन सब में देखिए भारत और चाइना एक साथ नजर आएगा सामान्यतः, क्यों कहेगा कि हम विकासशील देशों का जो वोटिंग राइट्स है वो बढ़ना चाहिए। इस तो भारत चाइना हमेशा साथ ही खड़ा है। जहां पश्चिम वर्सेज ईस्ट की बारी आएगी तो चाइना और भारत एक साथ नजर आता है। जहां विकासशील देशों की बात आएगी ये दोनों देश साथ नजर आता है। विकासशील देश समझती है? ये तो नहीं समझते, ऐसा ही सोची बोल देंगे तो ये पूछ ही देंगे, इससे अच्छा नहीं है बोल दो। विकास में 3 अवस्थाएं होती है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अल्प विकसित, जहाँ खाने पीने का भी समस्या। दूसरा होता है जहाँ खाने पीने की समस्या ना हो और विकास की यात्रा पर वो निकल चुका, तो उसको कहते हैं विकासशील। और एक ऐसा देश जहाँ खाना पीना रहना खाना सब कुछ हो गया हो, यानी विकास की संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुका हो,
उसको कहते हैं विकसित। ठीक है, लीस्ट डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप। ठीक है, 3 तरह का कंट्री होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक। तो हमने क्या क्या देखा, हमने पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को समझने का प्रयास किया, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो बार बार आपका दिमाग जाएगा कि सर वहां कुछ चल रहा था, सर वहां कुछ चल रहा था। तो इसलिए बॉर्डर को पहले हम लोग समझने का प्रयास किए, कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट को 3 भाग में बांटते हैं उसको समझने का प्रयास किए। फिर हम भारत चाइना संबंधों को समझने का प्रयास किए, फिर भारत चाइना संबंधों में विवादों को समझने का प्रयास किए, और फिर सहयोग के बिंदु को समझे, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, ताको लेकर बात भी आप देखिए, अभी वो गौन हो गया है मुद्दा। मनमोहन सिंह के समय वो मुद्दा हाईलाइट था, अभी बहुत गौन है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका भी आपको यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप वीटो के साथ नहीं स्वीकार करेगा। वीटो खास करके आपको अधिकार नहीं देने जा रहा। हो सकता है आपको परमानेंट मेंबर बना ले, लेकिन वीटो का पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, ये अलग परसेप्शन है। जो ट्रम्प के शपथ है, उसके बीच पे वो कटा के, हाँ, उसके बाद फिर ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, तो सर ये फिर कॉप वाला जो है, तो फिर उसका क्या मानेंगे? देखिए ऐसे भी पेरिस एग्रीमेंट से वो बाहर निकलने की बात कर चुके हैं, फिर से साइन कर दिए वही कर रहे हैं। तो वो ऐसे भी उनका दिमाग ठंडा है। हाँ, वो उसको वो नहीं देखते हैं, वो उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। वो मानव भूल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो सकता है। बोल तो दिए कि वहाँ का हर कर्मचारी पागल लगता हो गया है। देखिए वो मतलब ऐसे शानदार व्यक्ति है ना, जिनके बारे में कुछ भी बोलना, और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसी के आधार पर उनको वोट मिला है, तो उनको आप गलत नहीं कर सकते हैं। अगर अमेरिका यही चाहता है कि नहीं, फिर से अमेरिका फर्स्ट की नीति का अनुपालन हो, और जो ओपन अमेरिका पॉलिसी था उसको क्लोज किया जाए, तो वहाँ के लोग चाह रहे हैं, तो वैसे ही ना शासन स्थापित होगा। लोकतंत्र है ना, राजतंत्र तो है नहीं।